हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अतुल अत्री है। बेटा, आप हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है यूपीएस डबल ई के लिए, जो हम लोग को एक रिवीजन कोर्स आप लोगों के लिए करा रहे हैं। ठीक है। बट अभी मैं केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ बेटा न्यूमेरिकल्स जो यूपीएस डबल ई में पिछले साल में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। उसी का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल बेटा आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक cells A, B and C are containing solutions of zinc sulfate, AgNO3 and copper sulfate are connected in series। बट सीरीज में कनेक्ट किया गया, उनके थ्रू 1.5 एम्पियर का करंट पास कराया गया, जिससे जो सिल्वर डिपोजिट हुआ है बेटा उसका वेट कितना है, दैट इज 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 सेल हम लोगों के पास में है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जब हम लोग सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको कौन सा वाला टर्म याद आना चाहिए, आपको फैराडे का सेकंड लॉ याद आना चाहिए। फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता था? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ऐसी प्रवेश था कि अगर हम लोग सेल्स को बेटा सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं तो उनका मास डिपोजिटेड और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है, दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द सभी सेल के अंदर। मास और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो कैसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो बेटा एक सेल में हम लोगों के पास में जिंक सल्फेट है, दूसरे वाले सेल में हम लोगों के पास में बेटा AgNO3 है, और तीसरे वाले सेल में हम लोगों के पास में कॉपर सल्फेट है। मैं बोल सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे मास ऑफ जिंक डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू मास ऑफ Ag डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। आपको ये पता होगा कि इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है बेटा, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर मैं लोगों से बोलूं कि हम लोगों के पास में पहला जो कंपाउंड है वो जिंक सल्फेट ZnSO4 है, ZnSO4 में एन फैक्टर कितना होगा, तब बोलेंगे यहाँ पे एन फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। क्यों आ रहा है बेटा एन फैक्टर 2 जिंक सल्फेट में? क्योंकि Zn के पास में +2 चार्ज है। आपको अगर कोई भी सॉल्ट गिवन है उस सॉल्ट के अंदर एन फैक्टर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है उसके अंदर वो निकाल सकते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे जिंक सल्फेट में Zn+2 है बेटा, AgNO3 में Ag+1 है, कॉपर सल्फेट में Cu+, तो इसका एन फैक्टर यहाँ 1 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, जिंक का एन फैक्टर क्या बेटा 1 है। तो इक्वेशन जो बन रहा है वो सिंपल बन रहा है कि आपको मास ऑफ Ag दिया है, आप एक तो इन दोनों को कंपेयर करके मास ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं, और अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग कंपेयर करोगे बेटा तो इन दोनों को कंपेयर करके आप लोग मास ऑफ जिंक निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एक करके बात करता हूँ बेटा, अगर आप लोगों को मास ऑफ कॉपर निकालना है तो मास ऑफ Ag कितना आप लोग बोलेंगे 1.45 अपॉन बेटा 108 इसका एटॉमिक वेट होता है, Ag का डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉपर। अगर आपको निकालना है बेटा एटॉमिक वेट होता है 63.5 अपॉन एन फैक्टर 2, इसको सॉल्व करके मास ऑफ कॉपर निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो आप बोलेंगे मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक आपको चाहिए बेटा, समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्या होगा उसका, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, उसको पुट कर सकते हैं, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक पुट करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय एन फैक्टर will be equal to Ag का कितना दिया हम लोगों को वेट, दैट इज 1.45 डिवाइडेड बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, तो आपको पता ही है 108 था हम लोगों के पास। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, जिंक का एटॉमिक वेट पुट कर लेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो बेटा आपको आंसर कौन सा वाला मिलेगा, सी वाला, कि जिंक जो होगा 0.44 ग्राम और कॉपर होगा 0.427 ग्राम। ठीक है। तो सिंपल था। हम लोग सिंपली फैराडे का सेकंड लॉ इंप्लीमेंट करेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ इंप्लीमेंट करके कंपैरिजन करके दोनों का अलग अलग से हम लोग कितना कितना वेट डिपोजिट हुआ वो निकाल सकते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन यूपीएस डबल ई ने पूछा और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अभी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा अगर आप लोगों को पता हो हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो 2 तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वो प्लस भी करता है और माइनस भी करता है। सो -1 पूछ रहा है किसमें शो करने वाला है इनमें से। बेटा हाइड्रोजन +1 कब करता है, +1 वो शो करता है नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में जब किसी भी रिएक्शन करेगा वो
बट यहाँ पे होगा +1, और जब वो -1 कब शो करता है, जब वो मेटल के साथ में रिएक्शन करता है। मेटल के साथ में रिएक्शन होने पे हाइड्रोजन जो होता है वो माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और विद नॉन मेटल इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आप लोगों से बोलूं कि बेटा वाटर आप लोगों के पास में, तो वाटर में ये प्लस का शो करेगा, NH3 में ये प्लस शो करेगा, CH4 में ये प्लस शो करेगा। लेकिन अगर मैं इसको बेटा कहीं पे मेटल से कनेक्ट कर दूं, मैं बोलूं NaH में क्या होगा बेटा, आप लोग बोलेंगे NaH में माइनस होगा। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड कैल्शियम का CH2, बेटा यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो विद रिएक्शन विद मेटल NaAlH4 एक कंपाउंड होता है बेटा, इसमें भी हाइड्रोजन कैसा होता है, माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो जहां कहीं पे हाइड्रोजन मेटल के साथ में कनेक्टेड होगा वहां नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो योर आंसर इज डी। यहाँ पे कौन सा वाला आंसर रहेगा बेटा, डी वाला आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस with increase in the concentration with the initial concentration of reactant। बट इनिशियल concentration of reactant के साथ में हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होता है, उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ विद द इनिशियल concentration ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपने बेटा इसको पढ़ा है, मैं आपको सिंपल सा एक इसके लिए रिलेशन देता हूं, आप लोग याद रखना उसको। ठीक है, बट जो हाफ लाइफ होता है किसी भी रिएक्शन का, हाफ लाइफ that is directly proportional to a to the power 1 minus n होता है बेटा। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a naught to the power 1 minus n। बेटा a naught क्या यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, और n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे n क्या है हम लोगों के पास में, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी ऑर्डर का हम लोगों के पास रिएक्शन है उसके रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ कैसे वेरी करेगा, आप लोग इस इक्वेशन के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, n का वैल्यू अगर आप लोग जीरो रखेंगे तो हाफ लाइफ कैसा आएगा बेटा, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a naught आएगा। अगर आप लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे बेटा, तो आप लोग बोलेंगे हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a naught टू द पावर 0, इंडिपेंडेंट होता है। अगर n का वैल्यू आप लोग 2 रखेंगे तो बेटा हाफ लाइफ जो आएगा वो कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power a naught to the power -1, और यू कैन से इट इज 1 upon a naught। तो बेटा 1 upon a naught, और हाफ लाइफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कौन सा वाला ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग ये सिंपल याद करके रख ले, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको सही से रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 6% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्स। बेटा कोई एक्स हम लोगों के पास में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसका 6% सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के साथ में आइसोटोनिक है। बेटा आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट डज दिस वर्ड आइसोटोनिक मीन। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मैं बोल सकता हूं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब π1 = π2। बेटा π1 किसके इक्वल होता है, π1 होगा C1RT के इक्वल, और π2 होगा बेटा C2RT के इक्वल। तो RT क्या होता है, तो इसके केस में सिंपली C1 = C2 रख के सॉल्व करेंगे। C1 होता है N1/V, C2 होता है बेटा N2/V, है ना। अगर वॉल्यूम अलग अलग दिया है तो बेटा अलग अलग वॉल्यूम देंगे। ठीक है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम ही सेम दिया हो। अगर सेम सॉल्यूशन की बात करें, सेम सॉल्वेंट की बात करेंगे, उसी में डाला जाए तो N1 = N2 रख के भी आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अगर दो अलग अलग सॉल्वेंट दिया होता तो आप लोग अलग अलग सॉल्वेंट का वॉल्यूम अलग अलग दिया होता तो ये वाला इक्वेशन आप लोग यूज कर लेंगे। अगर बाकी सारी कंडीशन सेम है तो N1 = N2 रख लेंगे। यहाँ पे जैसे बोला है 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, बेटा यूरिया का 10% सॉल्यूशन मान ले 100 ग्राम है, मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बेटा, उसमें 10 हो जाएगा। मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 10/, मोलर मास कितना होता है, यूरिया क्या होता है बेटा NH2CO NH2। बेटा NH2CO NH2 का मोलर मास निकाल लेंगे तो नाइट्रोजन है बेटा कितना हो जाएगा 28, हाइड्रोजन बेटा 4 है, कार्बन 2 1 है, और ऑक्सीजन बेटा 16 हो जाएगा। सब कुछ मिला के ऐड कर लो, सब कुछ मिला के कितना आ रहा है
ये बेटा मिला के 40 हो गया और ये बेटा मिला के कितना हो गया 20 हो गया, सब कुछ मिला के 60 हो जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 10/60 विल बी इक्वल टू, बेटा इसका कितना परसेंट है 6% और 6/, इसका मोलर मास मान लेते हैं x, तो 6/x, तो यहाँ से x निकाल लोगे, ऑब्वियसली x जो आएगा वो आएगा 6 × 6 दैट इज 36। ठीक है, ये तो सिंपल सा टर्म था। अगर आइसोटोनिक का मतलब आपको समझना चाहिए, आइसोटोनिक क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। बाकी चीजें आप लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। π1 = π2 अगर आप लोग रख पाए समझ के तो बेटा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। π1 = π2, π1 क्या होता है, π = CRT, तो C1RT = C2RT, RT से RT जाएगा तो C1 = C2। दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तभी सॉल्यूशन कैसा हो सकता है बेटा, आइसोटोनिक हो सकता है। तो हम लोग कंसंट्रेशन को इक्वल कंपेयर कर लेंगे एंड यू विल गेट टू नो द आंसर इजीली, बट आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास वो देखते हैं बेटा। ठीक है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली हेल्ड इन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेटा ये तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, बेटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से वाले इंटरेक्शंस होंगे वो सबको पता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से वाले इंटरेक्शंस होते हैं तो वो सबको पता है, वी वैन डर वाल्स फोर्सेस, है ना बेटा। कोवेलेंट में वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं। हमें यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर इसमें तो और भी हो सकता है, तो बेटा एक बात समझना कि कोवेलेंट में वैन डर वाल होता है और वैन डर वाल जो होता है वो कई तरीके का होता है, समझ में ना। वैन डर वाल जो होता है वो कई तरीके का होता है। वैन डर वाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको आप सिंपल वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। वो कितने तरीके का होता है उसको आप लोगों को पता है, वो डाइपोल डाइपोल इंडक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्स, वो सब उसी का पार्ट है। ठीक है, तो वो सारे फोर्स उसमें हो सकते हैं। सिंपली वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा आंसर, में उसको देखते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ऑफ AgCu कोबाल्ट निकल, इनका सिल्वर का है, कॉपर का है, कोबाल्ट का और जिंक का दिया है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन से वाले सेल का जो EMF होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपको ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को पता है EMF ऑफ द सेल क्या होता है, E ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल क्या होता है, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड होता है बेटा। लेकिन आप इतना याद रखें कि E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड कौन से वाले पोटेंशियल को लेके कर सकते हैं आप, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग माइनस कर सकते हैं। जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो सेल का मिलेगा। तो ये पूछ रहे हैं आपको कौन सा वाला पोटेंशियल दिया बेटा, रिडक्शन दिया है क्वेश्चन में। बेटा देखो सॉल्व करके कि कैथोड माइनस एनोड आपको करना है। तो कैथोड का पोटेंशियल लो, जैसे यहाँ पे जिंक से Zn+ में जा रहा है बेटा, ये हम लोगों के पास एनोड है और ये कैथोड है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखो Cu माइनस जिंक करके, तो Cu का हम लोगों को कितना दिया है बेटा, Cu का हम लोगों को दिया है 0. जैसे पहले वाले का आप लोग निकालेंगे डिफरेंस, पहले वाले का डिफरेंस निकालेंगे तो Cu का दिया है 0.337 माइनस, है ना बेटा। जिंक का हम लोगों को कितना दिया बेटा, दैट इज माइनस का 0.762। ऐसे आपको सबको सॉल्व ऐसे जिंक और Ag का बेटा, जिंक का Ag का हम लोगों के पास में बेटा कितना दिया है, Ag का दिस इज द पोटेंशियल ऑफ Ag का दिया 0.799। माइनस क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे हम लोग जिंक वाले को, जिंक का दिया माइनस का 0.762। ये आपको बेटा सॉल्व करना है। आपको दिखा इससे वैल्यू ज्यादा आने वाला है दूसरा वाला। बाकी कॉपर और Ag में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कम आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस जहाँ पे मिलेगा वो बेटा उसका जो पोटेंशियल होगा मैक्सिमम होगा। तो सिंपल भी आपको मैं एक और थोड़ी सी बात बता दूं बेटा इसमें कि E ऑफ द सेल जो होता है बेटा उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E ऑफ द सेल कैन आल्सो बी रिटन एज E ऑफ एनोड माइनस E ऑफ कैथोड। E ऑफ एनोड माइनस E ऑफ कैथोड भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना याद रखें कि आप लोग E ऑफ एनोड माइनस E ऑफ कैथोड लिखोगे तो जो पोटेंशियल हम लोग लेके चलते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी निकाल सकते हैं और रिडक्शन के टर्म में, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा उसमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। तो बेटर टू नो, बेटर टू लर्न दिस वैल्यू कि E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप कभी ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में दो अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता है, यहाँ पे सब के आपके रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड किए थे। ऐसा भी होगा कि मान लो जिंक का उसने ऑक्सीडेशन दे दिया और कॉपर का रिडक्शन दे दिया, आपको E ऑफ द सेल निकालने को बोले, आपको सीधे सीधे उठा के जिंक वाले से कॉपर वाले से जिंक को माइनस करके आ गए, बड़ा गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, दोनों का आप लोग कभी भी डिफरेंस नहीं निकाल सकते। आप डिफरेंस निकालेंगे सेम काइंड ऑफ पोटेंशियल का, या तो आप लोग ऑक्सीडेशन का डिफरेंस निकालें या रिडक्शन का डिफरेंस निकालें। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे वाले का रिडक्शन, उनका आप डिफरेंस निकालने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया था, है ना? तो इजी मतलब सारे क्वेश्चन थी बेटा आप लोगों को दिख रहा है, इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा थोड़ा चीजें आपको अगर सही से आता है, आप लोग सही से पढ़े हैं कुछ टर्म्स को लेके बेटा, तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। Question is, what will be the value of delta G and delta G standard for the reaction A plus B giving C plus D at 27 degrees Celsius, and the equilibrium constant of this reaction is given. But equilibrium constant का वैल्यू दिया है, that is 10 to the power 2। बेटा एक बात तो आप लोगों को पता होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो डेल्टा जी होता है, nth डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो कैसा होता है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी होता है वो तो जीरो होता है, सबको पता होगा। नहीं पता तो आप लोग अभी याद करके रख लें, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, यानी जो गिव्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन होता है वो जीरो होता है। स्टैंडर्ड क्या होगा उसकी बात करेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, डेल्टा जी अगर जीरो है हम लोगों के पास में, बड़े यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया बड़े, इसका आंसर जो मिसप्रिंट है सी वाला। ठीक है, डेल्टा जी कैसा होगा बेटा? इसका जीरो होता है, तो ये दो आंसर तो बेटा इसके हो नहीं सकते। ये दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा बेटा, पहला और दूसरे में से ए और बी में से कोई आंसर होगा बेटा, है ना? तो डेल्टा जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाला आंसर होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आप लोग? तो आपको पता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के सी। आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो जिसके भी टर्म में लिखेंगे वो लिख सकते हैं बेटा। एल एन को आप लोग कैपिटल लॉग में चेंज करें, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्वल होता है बेटा। डेल्टा जी स्टैंडर्ड आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2.303, आर का वैल्यू पुट कर लेंगे 8.314। टी का वैल्यू कितना होगा बेटा? टेम्परेचर कितना दिया बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन इनटू लॉग ऑफ 10 टू द पावर 2, ये 2 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। जूल में आ जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर लेंगे, दिस विल बी योर किलो जूल। आंसर जो आएगा बेटा किस में आ जाएगा? किलो जूल में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा करना क्या है डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालने के लिए। ठीक है, बट आप लोग एलिमिनेशन का मेथड भी कभी कभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग जो लॉजिकली थोड़ा बहुत सोचते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक आंसर जो दिया है वो माइनस में है और एक दिया है प्लस में, और एक बात सही से समझना, इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट सॉल्विंग भी टिक करके आ सकते थे। कैसे? कि आपको ये पता है कि डेल्टा जी फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है, सबसे पहली बार। दूसरा के जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैसा होता है बेटा? दैट इज जीरो। तो बेटा आपको ये पता चलेगा डेल्टा जी जीरो होता है, तो बेटा ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब इनमें से कौन सा वाला आंसर होगा ए और बी में से जिसमें डेल्टा जी स्टैंडर्ड का वैल्यू हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू दे रखा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? डेल्टा जी स्टैंडर्ड का जिस भी इक्वेशन में वैल्यू नेगेटिव दे रखा होगा उसको हम लोग टिक करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं बेटा, हम लोग सिंपली सोच के इसको टिक करके आ सकते थे, है ना? आपको अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन आपने किया है, क्वेश्चन पे इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो लोग होपफुली इसको अच्छे से करके आ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर मिनट एट 0.5 मोलर concentration ऑफ द रिएक्टेंट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। बेटा रेट दिया है उसका, रेट दिया है बेटा जब उसका कंसंट्रेशन इतना था, तो इसको बेटा सिंपली आप लोग सभी लोग कर सकते हैं होपफुली। बेटा रेट क्या होता है? रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट किसके इक्वल होता है? के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। बेटा रेट कितना दिया आप लोगों को? रेट दिया है 1.5 into 10 to the power minus 2 will be equals to k, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया 0.5। बेटा k किसके इक्वल हो जाएगा? 1.5 अपॉन 0.5 into 10 to the power minus 2, that is 3 into 10 to the power minus 2। बेटा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? हाफ लाइफ क्या होती है? दैट इज 0.693 अपॉन k।
0.693 अपॉन के का वैल्यू कितना हम लोगों के पास 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 हम लोगों के पास। ठीक है बेटा, टी हाफ इज 0.693 अपॉन के, बेटा 0.693 और के हम लोगों ने ऊपर वाले रिएक्शन से अभी कैलकुलेट किया कि हम लोगों को के क्या मिलेगा अगर हम लोगों को रेट दिया और कंसंट्रेशन दिया तो। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे देन वी इज आंसर, सभी लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको देखते हैं। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बेटा हम लोगों के पास में 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड, Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. The lowering in the freezing point of the solution is। ठीक है बेटा, हम लोगों के पास में एक वीक एसिड है बेटा HX, हम लोगों के पास क्या है बेटा, एक वीक एसिड हम लोगों के पास में दैट इज HX। ठीक है बेटा, वो क्या करेगा, दैट विल गिव यू H प्लस एंड H माइनस। सबसे पहले आपको बेटा इसका वेंटा फैक्टर निकालना पड़ेगा, I इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, तो इसका n का वैल्यू कितना है 2, बट इसका अल्फा कितना है 20% डिसोसिएशन, 20% डिसोसिएशन मतलब 0.2 हो जाएगा बेटा, बट इसका i कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, n कितना होगा 2 माइनस 1 इंटू अल्फा दैट इज 0.2, दिया जाएगा बेटा 1.2। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा टीएफ जो होता है, डेल्टा टीएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू केएफ इनटू एम होता है। मोलरिटी बेटा आप लोगों को दिया है और हम लोग बेटा सिंपली यहाँ कितने से इनटू कर लेंगे, अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो वेंटा फैक्टर आई से इनटू कर लेंगे, तो फॉर्मूला जो बनता है दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केएफ एम हो गया। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ, टी नॉट एफ माइनस टीएफ के इक्वल आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू आई कितना हम लोगों के पास 1.2, के एफ कितना है बेटा हम लोगों के पास में दैट इज 1.86, मोलारिटी कितना दिया बेटा हम लोगों को दैट इज 0.5, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑब्वियसली आप लोग सब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बेटा टेम्परेचर को केल्विन में लेके चलते हैं, लोअरिंग पूछा डेल्टा टीएफ ही पूछ रहे बेटा, इसमें तो और कुछ नहीं करना, तो डेल्टा टीएफ पूछ रहे हैं, इसमें सिंपल डेल्टा टीएफ आप लोगों का ये दिस इज योर आंसर, इसको सॉल्व करके आपको थोड़ा सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर, दैट इज सी। ठीक है, डेल्टा टीएफ इज 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.5। ठीक है बेटा, तो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों को। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन सॉल्यूशन से एक ही क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को मिला है आप लोगों के पिछले साल के 4 से 5 साल के पेपर्स में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बेटा हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वाला, 6% solution of sucrose C22H22O11 is isotonic with 3% solution of an unknown organic substance the molecular weight। बट सेम क्वेश्चन अभी मैंने करवाया कि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ में अगर आइसोटोनिक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन मैं सिर्फ फिर से वो चीज रिपीट कर देता हूँ बेटा, सॉल्व आप लोग खुद से करना कि मैं बोल सकता हूँ N1 अपॉन N1 विल बी इक्वल्स टू N2 आप लोग पुट कर सकते हैं, यानी M1 अपॉन कैपिटल M1 विल बी इक्वल्स टू M2 अपॉन कैपिटल M2 यूज करके सिंपल आप लोग मास और मोलर मास जो भी टर्म्स आपको गिवन है, जो भी नहीं गिवन है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम सॉल्वेंट लिया गया है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसमें लेके सॉल्व करने की बातें हो रही हैं। आप लोग होपफुली सभी लोग कर लेंगे, पीछे कुछ हम लोग ऐसा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट considering entropy as a thermodynamic parameter, the criterion for the spontaneity of the process। तो आपको ये पता होना कि बेटा अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसमें एंट्रोपी जो होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है ना, तो हम लोग ये चीजें याद रखना। तो इसमें बेटा सिंपल सा एक टर्म आपको तो बेटा याद रखने लायक चीजें है कि एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड यूनिवर्स बोथ इंक्रीजेस इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेटा इसका जो आंसर है that C is correct, तो C is the entropy of the system plus entropy of the surrounding। जो आएगा बेटा वो कैसा होगा, चेंज इन एंट्रोपी that will be greater than 0, यानी वो हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तब लोग याद रखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, that is the enthalpy of the formation of C2H4 and CO2 and water at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atm pressure बेटा गिवन है।
तो एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ C2H4 पूछ रहा है बेटा। पीछे वाले केस में एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन पूछ रहा था और यहाँ पे पूछा एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। सेम क्वेश्चन है ये वाला। अब एक रिएक्शन लिख लेंगे C2H4 प्लस वाटर वगैरह वगैरह वगैरह, हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ द कंबशन में लिख देता हूँ बेटा। एक सेकंड इसको आप लोग देखो एक बार। हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, हम लोगों के पास में होगा C2H4। C2H4 क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा CO2 एंड वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा कितना ऑक्सीजन चाहिएगा हम लोगों को, 2 मोल्स ऑफ O2 चाहिएगा, सिंपल। तो हम लोग फिर से वही लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन जो आएगा बेटा हम लोगों के पास में, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन किसके इक्वल होगा, हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी summation of all the enthalpy of the delta H of the product minus enthalpy of the delta H of the reactant। किसके इक्वल होगा, डेल्टा H ऑफ द रिएक्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब इसलिए बेटा इसको हम लोग सिंपली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे इतना आप लोग याद रखना कि जो हम लोगों के पास में ऑक्सीजन है बेटा, इसका एंथैल्पी कितना होगा, 0 होगा, है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है, 0 होते हैं। यानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ कोई भी एलिमेंट का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है उसका एंथैल्पी 0 कंसीडर करके हम लोग बाकी का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 0 हम लोग लेंगे, बाकी सारे एंथैल्पी आप लोगों को गिवन है, कंबशन का एंथैल्पी गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ C2H4 पूछा है, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। Which of the following is correct for a first order reaction? तो ये पूछ रहा है कौन से इनमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको कौन सा वाला करेक्ट, तो आप लोगों को पता होगा बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ जो होता है बेटा वो कैसा होता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ क्या बेटा, कोई भी लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट रहता है बेटा। ये क्वेश्चन आसान सा है जो पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच डिफेक्ट इन एनी क्रिस्टल लोअर्स इट्स डेंसिटी। बेटा कौन सा वाला डिफेक्ट जो होता है वो डेंसिटी को डिक्रीज करा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो बेटा डेंसिटी को डिक्रीज कौन सा वाला डिफेक्ट कराता है आप लोगों को पता होगा। कौन सा डिफेक्ट कराएगा तो डेंसिटी को डिक्रीज, आपको पता है डेंसिटी डिक्रीज करने के लिए शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्यों डिक्रीज करता है, in case of Schottky defect equal number of cations and anions leaves its site। बेटा साइट को छोड़ के चला जाएगा, तो कुछ पार्टिकल्स बेटा लैटिस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। लैटिस को छोड़ के बाहर ही निकल जाएगा तो बेटा मास क्या होगा, लैटिस का कम हो जाएगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, तो डेंसिटी ऑफ द लैटिस डिक्रीजेस इन केस ऑफ Schottky defect, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 30 days। आफ्टर 90 days विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी लेफ्ट। इनमें से 90 डेज के बाद में बट आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो हम लोगों के पास में बेटा कोई भी, अगर मेरे पास में एनी ऑफ द रिएक्शन इज रेडियो एक्टिव, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है बेटा, तो इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शन बेटा, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितने भी होते हैं वो कौन से वाले ऑर्डर के होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं। वो किसका होता है बेटा, रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन से वाले ऑर्डर का होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को वो फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करके चलता है। आपको ये पता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो कांस्टेंट होता है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, यानी बेटा अगर वो 30 दिन में आधा होता है बेटा, उसका कंसंट्रेशन कितना था 1 से बेटा 1/2 आने का टाइम कितना है उसका 30 दिन। पूरा 1/4 आने का टाइम कितना हो जाएगा बेटा उसका, फिर से 30 लगेगा। 1/4 से 1/8 आने का टाइम बेटा फिर से क्या होगा, फिर से 30 दिन लगेगा। और 30 दिन में 1/2 होता है, 60 डेज में कितना होगा 30 + 30 60 डेज में हो जाएगा 1/4, और 90 में कितना हो जाएगा बेटा 1/8। तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो बेटा ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता, कितना भी लेके चले। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा, सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लगेगा, तो सेम 30 का टाइम लगेगा। ये कौन सा वाला हाफ लाइफ है, थर्ड हाफ लाइफ।
जो 90 मिनट जहाँ पे टाइम लग रहा है ना बेटा, वो थर्ड हाफ लाइफ है इसका, थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन में उस 90 डेज का, जो 90 मिनट नहीं 90 डेज का जहाँ पूछा है, वो थर्ड हाफ लाइफ है। और थर्ड हाफ लाइफ भी कितना होगा बेटा इसका 90, तो 90 डेज में कितना बचेगा, वो 1/8 आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अभी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेटा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको पता होगा कि बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में एटम्स कितना प्रेजेंट होता है, आपको पता है। बॉडी सेंटर्ड में बेटा बीसीसी के अंदर जो टोटल एटम्स होंगे वो 2 होते हैं। सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा टोटल एटम्स कितना होता है, वो 1 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर टोटल एटम कितना होता है, 4 होता है। बेटा में अगर मैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D, बेटा उसके अंदर टोटल कॉन्टिन्यूटी एटम कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग सीधा सीधा याद रख ले कि सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। बेटा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये लोग याद करके रख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसका 6 होता है, इसका 12 होता है, इसके केस में 12, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एआर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ आयोनिक सॉलिड्स लाइक NaCl, है ना, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, फ्लोराइड और एंटीफ्लोराइड, इतना स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप लोग बेटा सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। बढ़ते बेटा आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आपको होपफुली सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा एक्स वाई जेड से मिलके बना हुआ है, तो आपको बोला है जेड इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। बेटा जेड किससे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है। हम लोगों के पास में कोई भी एक यूनिट सेल है जिसमें एक्स वाई जेड 3 एटम्स है बेटा, जिसमें जेड जो है वो कॉर्नर पे है, वाई है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और एक्स है बेटा वो किस पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ठीक है ना। तो आपको ये पता होगा कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं वो कौन से वाले यूनिट सेल के अंदर मिलते हैं। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं बेटा, वो कौन से वाले यूनिट सेल के अंदर मिलेंगे हम लोगों को, वो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बट अगर एफसीसी यूनिट सेल के अंदर है तो आपको पता होगा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है बेटा एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो 8 होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बेटा वो कितना होता है, 4 होते हैं। जेड बेटा अगर कॉर्नर में प्रेजेंट तो जेड कितना होगा, जेड होगा वो होगा, कॉर्नर होते हैं 8 और 1 का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो जेड तो हम लोगों को मिलने वाला है 1। y इज प्रेजेंट ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड, y कितना होगा बेटा 8 होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, उसमें से हाफ पे प्रेजेंट है बेटा, y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बेटा कहां पे प्रेजेंट है, x इज प्रेजेंट ऑन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इज 4, उसका भी बेटा आधे प्रेजेंट है 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, x2 y4 z1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो इसका ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो लैटिस के फॉर्मूला को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर, बी एट द सेंटर ऑफ द फेस, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट ऑन वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, ठीक है बेटा। बेटा बोल रहा है कि ए जो है वो कॉर्नर पे है। चलो सिंपल तरीके से इसको समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या बोला कि ए जो है बेटा वो ए कहां पे है, ए जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पे। और बी बेटा कहां पे है, बी है फेस पे। एक बात और बोली इसने कि बेटा एक बॉडी डायगोनल के अलाउंग जो पार्टिकल्स होंगे उनको हटा के वहां सी रख दिया गया बेटा, एक बॉडी डायगोनल। अगर आप लोगों से बोलूंगे आपको एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना है, तो बेटा बॉडी डायगोनल कहां से कहां तक होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं। बेटा बॉडी डायगोनल के अलग कितने पार्टिकल पड़ेंगे, एक तो सामने वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला। आप लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे बॉडी डायगोनल, तो एक यहाँ से कॉर्नर को आपको रिप्लेस करेंगे और एक यहाँ से कॉर्नर को, तो एक्चुअल में 2 कॉर्नर रिप्लेस किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बट अगर आपको बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना है कोई भी यूनिट सेल के अंदर, तो मान लो आपको डायगोनल यहाँ ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक ऐसे तो ड्रॉ करेंगे आप, इस कॉर्नर के इस डायगोनल के अलॉन्ग कितने पार्टिकल्स पड़ेंगे, तो ये वाला पार्टिकल, एक ये वाला पार्टिकल, दोनों पार्टिकल गया। अब इस दोनों पार्टिकल की जगह पे बेटा किसको रख दिया गया, दोनों पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे सी रखा गया, यहाँ पे सी रखा गया। बाकी जितने भी कॉर्नर्स हम लोगों के पास में है, बाकी जितने भी कॉर्नर्स हम लोगों के पास में है, वहां पे कौन प्रेजेंट है बेटा, वहां पे अभी भी ए है। तो ए कितना हो गया बेटा यूनिट सेल के अंदर, आप बोलेंगे ए जो होगा वो 6 होगा,
ए जो होगा बेटा वो कितना प्रेजेंट होगा, 6 प्रेजेंट होगा, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा 1/8 होगा, एक 6 होगा और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा 1/8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/8 यानी 3/4। बेटा बी कितना होगा, बी कहाँ पे है, बी है फेस पे, फेस होते हैं बेटा 6 और एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो ये होगा 3। सी कहाँ पे बेटा, सी कॉर्नर पे, कौन से कितने कॉर्नर पे, 2 पे, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, बेटा ये हो जाएगा 1/4। तो आपका फॉर्मूला जो आप लोग बनाएंगे बेटा यहाँ से निकाल के, दैट विल बी ए 3/4, बी 3, सी 1/4। तो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा A3 B12 C1। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। थोड़ा सा लॉजिकल था कि हम लोग एक कॉर्नर के अलोंग पार्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं, तो एक डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं। तो डायगोनल के अलोंग बेटा अगर पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे तो 2 कॉर्नर्स को हटा के सी को रखा गया है। ठीक है, चलिए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं उनमें से कोई ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। तो बेटा अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो, है ना, 28 को एग्जाम है, अगर कॉन्फिडेंस आप लोगों का सही से आप लोग लेके जाएंगे एग्जाम में तो आप अच्छे से एग्जाम करके आने वाले हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखो, जो लोग साथ में हैं आपके जो देने वाले हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको एडिलोवे के बारे में बताओ, वो लोग भी जाके लेक्चर देखेंगे, तो उन लोगों का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, जिससे अभी 4-5 दिन में बेटा वो अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को जो जिनसे उनको बड़ा डर लगता था उनको वो करके आ सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों के पास में। बेटा एलिमेंट A is placed in electrochemical series above element B but below element C, then the order of oxidation power of the element is। बेटा सिंपल क्वेश्चन बोला गया है, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि बेटा एक एलिमेंट A है और जिसको B के ऊपर रखा गया है, A is placed in above B। बेटा जो B के ऊपर रखा गया है A को, लेकिन इसको C से नीचे रखा है, तो ये ऑर्डर हो गया। तो आपको पता है नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो दिस इज द डाउन द ग्रुप हम लोग आए तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। रिडक्शन पोटेंशियल बेटा क्या करता है, नीचे की तरफ डिक्रीज करता है। रिडक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सही से देखा है तो नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो नीचे की तरफ आएगी जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उससे कम होगा ए और उससे कम होगा बेटा सी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा कुछ कहानी आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो फुली आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन कैसे हम लोगों को इसको करना था। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं बेटा। व्हिच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन सा वाला प्रॉपर्टी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं है। आप लोगों को पता होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज को क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं बेटा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एक डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्री। सबसे पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहीं से लेकर डिफाइन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आइसोट्रोपिक इन नेचर, बेटा ये गलत हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रोपिक इन नेचर। अनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या था, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। कैसे, मान लो आप लोगों के पास है बेटा NaCl का अरेंजमेंट है तो वो क्या होगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसे होगा ना बेटा। यहाँ पे होगा Cl माइनस, यहाँ पे होगा Na प्लस, यहाँ पे होगा Cl माइनस, यहाँ होगा Na प्लस, यहाँ बेटा Na प्लस। ऐसा एक मान लो हम लोगों के पास में NaCl का हम लोगों के पास में एक लैटिस है बेटा। बट NaCl का लैटिस आप लोग इस लैटिस के अंदर गए, आप लोगों ने देखा कि इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है Na का अरेंजमेंट है, इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है Cl का अरेंजमेंट है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको NaCl का। आप तीनों डायरेक्शन में गए, तीनों डायरेक्शन में आपको अलग अलग अरेंजमेंट को देखने को मिला। यहाँ बेटा Na दिख रहा है, इस डायरेक्शन में आपको Cl दिख रहा है और इस डायरेक्शन में आप लोग जाएंगे तो बेटा क्या देखेगा आप लोगों को बेटा NaCl का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा बेटा अगर हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉपर्टी Na पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड कर दो, सोडियम पे डिपेंड कर दो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम पे डिपेंड करेगा वो आपको ये वाले डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, बाकी किसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेटा Cl पे डिपेंड करता हो तो Cl पे डिपेंड करेगा तो इधर ऑब्जर्व करने को मिलेगा, बाकी डायरेक्शन में नहीं मिलेगा।
ऐसा भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेटा NaCl पर डिपेंड करता हो, बेटा NaCl पर डिपेंड करेगा तो वो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, बाकी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने को मिलेगा। इसका दीज सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ऐसा प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जिनमें डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने को मिलेगा, दो सॉलिड्स आर नोन एज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट आइसोट्रोपिक, दे आर एनाइसोट्रोपिक। इनमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको ग्रेफाइट से लेके समझा सकता हूँ बेटा। और आपको पता है ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल बेटा रिंग्स होते हैं, ऐसे होता है ना, हेक्सागोनल रिंग्स है ना। एक हेक्सागोनल रिंग होगा, उसके नीचे फिर दूसरा हेक्सागोनल रिंग, एक उसके नीचे हेक्सागोनल रिंग। बेटा हेक्सागोनल रिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक रिंग से दूसरे रिंग में ट्रांसफर होता है, एक रिंग से दूसरे रिंग। बेटा ये कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में आपको बेटा करंट जो होगा वो ऑब्जर्व होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट ऑब्जर्व नहीं होगा। बेटा एक डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट का मिलना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो एक डायरेक्शन में करंट ऑब्जर्व होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो एक डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में दूसरा प्रॉपर्टी वो उस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा। तो डायरेक्शन चेंज करने में प्रॉपर्टी कैसा हो गया बेटा, चेंज होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, और ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं अनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ऐसे क्वेश्चन से बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे बेटा मिलते हैं हम लोग। बट अभी हम लोगों ने आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। होपफुली सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ें लेके आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ और भी चैप्टर से आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि आप कुछ और भी चाहते हैं कि सर ये वाला चीज़ें भी डिस्कस कर लीजिए, बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग आपके बेटा 20 तक कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल पाएँ, बेटर वे में मिल पाएँ, आप अच्छे से एग्जाम करके आएँ। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।